स्पीड और वेलोसिटी हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कल हमने पढ़ा था उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी। अब सबसे पहले ये देखें कि जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है तो टाइम ज़ीरो के ऊपर डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन जब टाइम ज़ीरो है तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पर है, डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगी। जब 90 डिग्री पर पहुंचा तो 90 डिग्री यहाँ पर है, इसका मतलब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची और 90 पे टाइम क्या होगा, t/4, क्योंकि टोटल टाइम t है तो टाइम यहाँ t/4। डिस्टेंस कितना होगा, a से लेकर b तक ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर 2πr को डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से, तो ये आएगा πr/2। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको वेक्टर ड्रॉ करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। जब वेक्टर ड्रॉ करोगे तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये वाली। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस भी आ रहा है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो क्या हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो सकता है। इसको हमने कल सॉल्व किया था, यह आएगा r² + r² होल अंडर रूट। सॉल्व करेंगे ये √2 इंटू r आएगा। अब बारी है रेशो की कि इनकी रेशो क्या आती है। तो डिस्टेंस है πr/2, डिस्प्लेसमेंट है √2 इंटू r। r से कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा π/√2 और साथ आ जाएगा यहाँ पर 2। ये आपका आंसर है। अब आ जाए 180 डिग्री पर। 180 डिग्री का मतलब है कि बॉडी पॉइंट सी तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर टाइम टोटल का हाफ है, तो सर्कमफेरेंस भी तो टोटल का हाफ होगा, तो 2πr डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपके पास सर्कल का डायमीटर होता है, दिस वन, इसको मैंने ब्लू से मार्क किया। ये अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो डायमीटर के इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, 2r। अब रेशो लिखनी है, तो ये πr डिवाइड किससे होगा, ये 2r से डिवाइड होगा। अब πr को डिवाइड करें 2r से, तो आपका आंसर क्या आएगा, πr/2r। r कैंसिल होगा, π/2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट 270 डिग्री, बॉडी पॉइंट डी पे पहुंच गई यहाँ पर। अब जब बॉडी पॉइंट डी पे पहुंची है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल 3/4 ले रहे हैं ना, तो हम 3/4 को सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले हमने 1/4 मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 किया, अब 3/4 करेंगे क्योंकि सर्कल का 3/4 पार्ट है। तो 2 इससे सॉल्व होगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 3/2 πr आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए दोबारा क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर डी तक। अब जरा मुझे देख के बताएं, क्या जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है, जिस ट्राइंगल का नाम हमारे पास है OAB, और जो नीचे ट्राइंगल बन रही है OAD, ये सिमिलर नहीं है क्या। जो ट्राइंगल OAB बन रही है और OAD बन रही है वो सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ऊपर ट्राइंगल के अंदर भी बेस आ रहा है, नीचे भी बेस आ रहा है, ऊपर भी परपेंडिकुलर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो याद रखिएगा 90 और 270 पर दोनों पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सेम आती है √2r। लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है, आंसर होगा नो, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस वेक्टर की, तो ये वेक्टर हमारे पास नजर आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और इस वेक्टर को अगर हम देखें तो ये किस में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होगी। अब रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो के लिए जो आपका आंसर है उसको सिंपली आपने डिवाइड करना होता है। तो 3r πr डिवाइड बाई 2 को √2r से डिवाइड करोगे, r कैंसिल होगा, 2 चला जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा 3π/2 टाइम्स √2। लास्ट 360 डिग्री, बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, टोटल सर्कल बन गया, डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल होगी क्योंकि पोजीशन में चेंज नहीं आया, और जब रेशो की बात करेंगे तो 2πr डिवाइड बाय 0, हमारा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टेबल है डिफरेंट पॉइंट्स पे। और एंगल का जिन बच्चों को डाउट है, बच्चे एंगल देखें, एंगल आपने देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इस एंगल को देखो, ये एंगल आपको नजर आ रहा है 180 से छोटा है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये 270 से छोटा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे, और 30, 45 और 60 इस पर भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे ये 30 डिग्री के ऊपर हमारा आंसर आया था √0.3r, 60 डिग्री पर क्या आया था, वो r आया था, 45 पर भी इसी तरह फाइंड कर सकते हो। और डिस्टेंस के लिए 2πr को डिवाइड करेंगे सर्कल के पार्ट से, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। ये डिस्टेंस है 30 का, ये 45 का और ये 60 का, तो टेबल के अंदर इनको भी ऐड कर लें। लास्ट कंसोलिडेशन क्वेश्चन, जो कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, कई बच्चों ने उसको लाइव क्लास में ही सॉल्व किया। अब देखते हैं इसका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अ कार ट्रेवल्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 200 मीटर। एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है जिसका रेडियस 200 मीटर है। इफ इट कंप्लीट्स 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट की, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। हमें टोटल डिस्टेंस को फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या। अब देखें, हमारे पास जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का वो यहाँ पर है 200 मीटर। तो फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है और ये इसका रेडियस जो मेंशन है 200 मीटर। कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट उसने किए, 3.5 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किए, 3.5 रेवोल्यूशंस। अगर एक रेवोल्यूशन हो तो एक रेवोल्यूशन के अंदर जो हमारा डिस्टेंस होता है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, वो 2πr होगा। तो अगर हमारे 3.5 रेवोल्यूशन है तो डिस्टेंस तो बढ़ता है ना, तो क्या होगा, हमारा जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो 3.5 टाइम्स 2πr के इक्वल आएगा। 3.5 टाइम्स 2πr, तो 3.5 इंटू 2 क्या होता है, 7, तो 7 टाइम्स πr आपका आंसर है। अब हमें आंसर फाइंड करना है क्योंकि हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ 7 लिखो, पाई होता है 22/7। अब मैंने क्यों 22/7 लिखा, ताकि 7 7 से कैंसिल हो जाए, और रेडियस क्या है 200। अब ये आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा सॉल्व करते हुए, कि क्या मैं यहाँ 3.14 यूज़ करूँ या 7 यूज़ करूँ, 22/7। तो मैंने 22/7 किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, 22 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 इंटू 2 44, और साथ कितने ज़ीरो हैं, 2। अब आइए डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखें, अगर 1 रेवोल्यूशन हो तो आपके पास कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, लेकिन 3.5 रेवोल्यूशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी। 3.5 रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी। अब समझिएगा, पहले रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरे रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरे रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0, उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन है, और हाफ रेवोल्यूशन का मतलब होगा कि बॉडी यहां तक पहुंचेगी, इस पॉइंट तक, और जब बॉडी इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो हाफ रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर के इक्वल आएगा। तो अब आखिरी हाफ के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2r के इक्वल आएगी। तो 2r आपका इसका आंसर होगा। रेडियस कितना है, रेडियस है 200, तो 2 टाइम्स 200, इसका आंसर है 400 मीटर। तो क्या आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी 4400 एंड 400। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3.5 रेवोल्यूशन है, और हाफ रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होती। तो 3 में 0 और हाफ के अंदर डायमीटर के इक्वल, इसलिए आंसर आपका 400 मीटर होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा आज का टॉपिक है, और आपको एक माइंड ऑन क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ज़रा आपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, a racing car completes a round trip on a time period t. In a time period t, what will be the value of average speed and average velocity? Average speed और average velocity क्या होगी? 270 डिग्री में 3/4 इनवर्स नहीं होगा। बेसिकली जब हाफ रेवोल्यूशन होता है तो हम हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1/4 रेवोल्यूशन होता है तो 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपकी 3/4 रेवोल्यूशन होगी तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ये गलती नहीं करनी। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो तो 4/3 बन जाएगा, और 4/3 तो 1 से ग्रेटर है, वो पॉसिबल नहीं है।
एवरेज वेलोसिटी का आंसर हर बच्चा दे रहा है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस स्पीड का आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला कि एवरेज स्पीड का आंसर कोई बच्चा दे रहा हो। एक बच्चे ने आंसर दिया, इसके अलावा किसी बच्चे ने एवरेज स्पीड का आंसर नहीं दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करें कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो क्या आंसर दोगे? आप स्पीड के बारे में कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना। और जब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना। तो दोनों के अंदर अगर आप देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होना है। स्पीड और वेलोसिटी के आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कल वाली हैं, तो कल वाला जो हमारे पास चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो यूज़ होना है। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जिस बच्चे को एवरेज स्पीड का नहीं पता, आज के लेक्चर के बाद उसको आइडिया हो जाएगा। और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या है? वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है। तो इसका मतलब नई चीज़ कुछ नहीं है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करना है और उसको टाइम से डिवाइड कर देना। अब राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ है टाइम पीरियड टी में, तो जहां टाइम लिखा हुआ है उधर आप टी लिख दोगे। तो राउंड ट्रिप में डिस्टेंस कितना होता है? राउंड ट्रिप में डिस्टेंस सर्कमफेरेंस होता है, तो ये आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। और राउंड ट्रिप के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो। तो कोई भी चीज़ अगर जीरो किसी से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को नहीं बोलना जो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, हमने उसको अप्लाई करना है। तो एक राउंड ट्रिप के अंदर जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है, और एक राउंड ट्रिप में टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। दोनों को टाइम से डिवाइड करोगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। और अगर रेडियस और टाइम की वैल्यू गिवन हो तो सॉल्व करके हम आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। अब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं या चीज़ें कुछ भूली हुई हैं तो वो रिवाइज हो जाए। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि हमारे पास कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, ये आपके पास स्पीड कहलाती है। जबकि हम बात करें अगर वेलोसिटी की कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई, बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कितना किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है। अगर हमारे पास वो नहीं है डायरेक्शन, तो फिर वो स्पीड नहीं है। तो यहाँ जो हम ये चीज़ बात कर रहे हैं कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर इस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर लिखा हो चेंज ऑफ पोजीशन, तो क्या ये करेक्ट होगा? अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन लिखा हो तो ये भी करेक्ट होगा। तो दोनों डेफिनेशंस करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बॉडी मूव करती है तो क्या चीज़ चेंज होती है? पोजीशन उसकी चेंज होती है, और अगर वो पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और उसी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए तो दैट इज वेलोसिटी। दोनों में कॉमन चीज़ की बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन इनका फार्मूला है, कि फार्मूला को जब हम लिखते हैं इसको भी डेल डी ओवर डेल टी लिखते हैं, फार्मूला इसको भी डेल डी ओवर डेल टी लिखते हैं। कॉमन लगता है एक जैसा, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डेल डी है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और यहाँ पर ये डेल डी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? यहाँ वेक्टर साइन लगा देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना है, फिर टाइम से डिवाइड करना। लेकिन स्पीड फाइंड करने के लिए आप सिंपली डिस्टेंस को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट दोनों के सेम है, दोनों का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर किलोमीटर पर आर भी लिखा होगा, तो किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बड़ी आसान सी कन्वर्जन होती है कि 1 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है? किलोमीटर का मतलब होगा 1000, तो किलोमीटर की जगह 1000 लिख देंगे।
और आर का मतलब क्या होता है 3600। तो यहाँ पर 1000 को डिवाइड कैसे कर दिया जाएगा 3600 सेकंड से, आपके ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10/36 आपका आंसर आ जाएगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लिया जाता। कई लोग इसका शॉर्टकट भी बना लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या बनता है 5/18, 10 और 36 को 2 से सॉल्व कर लें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। नेचर, क्या दोनों की नेचर सेम है? नो। बाय नेचर आपके पास स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास नेचर के अंदर एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या आंसर दोगे इसका? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो सर्कल में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, वो अलोंग द टेंजेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्शन इनकी है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। एक बच्चे ने यार्ड और मीटर का मेंशन किया हुआ है कि यार्ड और मीटर का क्या कंपैरिजन होता है। यार्ड बच्चे हम यूज़ नहीं करते, वैसे अप्रॉक्सीमेटली इनको इक्वल लिया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू तकरीबन 0.9 मीटर आती है, 1 यार्ड 0.9 मीटर होता है। इनकी ज़रूरत आपको पड़नी नहीं है। अब स्केलर वेक्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको पता चल गया कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो जो स्केलर है वो साइन सेंसिटिव नहीं है। अगर वो साइन सेंसिटिव नहीं है तो जो आपके पास स्पीड है वो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। स्केलर साइन सेंसिटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये भी बात याद रखिएगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो कहीं पर अगर स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ हुआ है और वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है तो वो गलत है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं और बॉडी डाउनवर्ड आती है तो अपवर्ड जाते हुए स्पीड नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। स्पीड पॉजिटिव नहीं कहते, वेलोसिटी पॉजिटिव कहते हैं। और नीचे आते हुए वेलोसिटी को नेगेटिव कहते हैं। तो अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की वजह से, नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से, लेकिन स्पीड के बारे में ये बात नहीं की जाती। तो वेलोसिटी साइन सेंसिटिव है, वेक्टर है। तो अगर वेक्टर है तो हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर, कि अगर अपवर्ड जाने को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड आने को नेगेटिव लिया। अगर राइट वाले को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव। जैसे ईस्ट पॉजिटिव तो वेस्ट नेगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव तो साउथ नेगेटिव। ये सिंपल सा रूल होगा। ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब कुछ बातें जो रिलेट हम करेंगे कल वाले लेक्चर के साथ, कि रेस्ट पोजीशन में, स्ट्रेट पाथ में और क्लोज पाथ में हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दें कि इन तीन कंडीशंस के अंदर हमारे पास स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। मतलब रेस्ट पोजीशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? दोनों ज़ीरो है? बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। तो रेस्ट पोजीशन के अंदर स्पीड भी ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो। स्ट्रेट पाथ में क्या कहोगे? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, दोनों इक्वल है। लेकिन क्या सिंपली कह दो कि स्पीड इक्वल है वेलोसिटी के? नो, मुझे कहना पड़ेगा कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल है। तो इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो स्पीड के इक्वल है। और क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में क्या होगा? क्लोज पाथ में जो स्पीड होगी वो हमारे पास वो नॉन जीरो होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट कहाँ से आए? ये पॉइंट हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आए। क्लियर? और बाकी अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या ये रिलेशन करेक्ट होगा कि जो स्पीड हमारे पास है, जो स्पीड है
वो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल या उसके ग्रेटर हो सकती है किसी भी मोशन के अंदर। क्या ये बात करेक्ट है? यस। क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक हम कंपेयर करेंगे, तो किसी मोशन के अंदर जब हम स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो ये इनका आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। जल्दी से टाइप्स की बात करते हैं। यूनिफॉर्म, जिसको यूनिफॉर्म के अलावा कांस्टेंट कहते हैं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करो। चाहे बच्चे कांस्टेंट का वर्ड यूज़ हो चाहे यूनिफॉर्म का वर्ड यूज़ हो, एक ही बात होती है। जो चीज़ कांस्टेंट है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड ग्रेटर क्यों होती है? क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है। जैसे हम एक सर्कुलर पाथ में बात करें तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है। जब डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो सर्कुलर पाथ में स्पीड ग्रेटर होगी और वेलोसिटी लेसर होगी, क्योंकि स्पीड की डिपेंडेंस डिस्टेंस पर है, वेलोसिटी की डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट पर है। तो वही रिलेशन जो कल हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वही अप्लाई होगा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, एक मोशन में, दो डिफरेंट मोशन में नहीं। ये बात याद रखना है कि जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये एक मोशन के लिए कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मोशन। ये ना हो कि आप एक वाइब्रेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करो। कंपेयर जब भी चीज़ें होती हैं तो वो सिमिलर होती हैं, कभी डिफरेंट चीज़ें कंपेयर नहीं होती। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर इक्वल हमारे पास टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी तरह से इक्वल टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात हम कहेंगे ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो। मैं ये लिख भी देता हूँ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, मतलब हर 1 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद, जो भी टाइम इंटरवल आपने कंसिडर करना है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, फर्ज करो हर घंटे के बाद वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम इस बात को क्या कहेंगे? सेम हम बात करेंगे कि इक्वल आपके पास टाइम इंटरवल है और इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर एक जो ट्रिकी पॉइंट है वो क्या है? क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना जरूरी है? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो दोनों चीजें सेम होंगी? आंसर होगा यस, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के बनता है। तो जब हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब ये होगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल नॉट चेंज। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी, और अगर ये दोनों चीजें चेंज हो गई तो फिर आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। मैं एग्जांपल इसमें यूं देता हूं कि अगर एक बॉडी यूं मूव कर रही है स्ट्रेट, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। अब तीनों वेक्टर्स की लेंथ भी इक्वल है, चारों वेक्टर्स की लेंथ भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन क्या सर्कुलर मोशन के अंदर अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे? सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे? कि फर्स्ट करो ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दी, ये आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की दी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती, तो क्या ये इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है? नो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इसी वजह से तो जब एमसीक्यू आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड वाला सर्कुलर मोशन में, तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ये आपके सामने मैंने वेक्टर ड्रॉ किए हैं। तो क्या चीज यहां पर यूनिफॉर्म है? यहां पर हमारे पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यहां पर क्या यूनिफॉर्म है? यहां स्पीड जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म है, लेकिन आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल स्पीड। इसको मैं डिफाइन जरूरत नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हो।
क्योंकि वेरिएबल का मतलब होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो, और इसी तरह से इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर आपके पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो ये वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी है। जैसे बॉल को जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो क्या ऊपर जाते हुए स्पीड कांस्टेंट रहती है, और क्या नीचे आते हुए स्पीड कांस्टेंट रहती है? क्या बॉल को जब अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए स्पीड कांस्टेंट रहती है? नो। ऊपर जाते हुए आप जानते हो कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी वो डिक्रीज कर रही होती है, और नीचे आते हुए आपकी स्पीड और वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही होती है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होती है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती। सर्कुलर मोशन के अलावा जो ये बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं और बॉल डाउनवर्ड आती है, ये वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी की एग्जांपल है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की एग्जांपल है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगी एंड दैट इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पर। जैसे बॉल को अपवर्ड फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हम कहते हैं उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये जो स्पीड और वेलोसिटी जीरो होती है ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस होती है, लम्हाती होती है, कुछ देर के लिए। तो जो चीज़ कुछ देर के लिए हो फॉर अ सर्टेन टाइम, हम उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में आप कह रहे हो ना कि इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट होगा। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते, हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट, तो हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट के साथ, कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो हम कहेंगे लिमिट टाइम अप्रोचेज टू जीरो। अब ये लिमिट टाइम अप्रोचेज टू जीरो का मतलब क्या होता है कि आप बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपने कंडीशन लगा दी, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम कंडीशन आप अप्लाई करोगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि कंडीशन लगा दी कि टाइम बहुत स्मॉल है, और उस स्मॉल इंटरवल के अंदर जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब टाइम जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत थोड़े टाइम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस का नाम देंगे। फिर आपके पास आ जाता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वेरिएबल एक सेपरेट टर्म है। अब किसी टाइम के ऊपर अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि उस टाइम पे जो हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो उसको आप आपस में रिलेट यहाँ पर ना करें, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? जब भी हम एवरेज लेते हैं तो कैसे लेते हैं? टोटल लेकर उसको डिवाइड करते हैं ना। जैसे आपके मार्क्स का एवरेज लेना है तो आप ऐड करोगे, टोटल से डिवाइड करोगे। तो एवरेज स्पीड से मुराद होगा कि टोटल डिस्टेंस जो भी बॉडी ने कवर किया। जैसे हमने आज माइंड्स ऑन एक्टिविटी में क्वेश्चन किया, तो टोटल डिस्टेंस जो था उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से, आपकी एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट करो आप ट्रैवल करते हो और आपके 10 घंटे का सफ़र है, आप उस 10 घंटे में डिफरेंट ब्रेक्स में उस सफ़र को तय करते हो। आप चेक करना चाहते हो कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आपने जो फासला कवर किया उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, आपकी एवरेज स्पीड उस 10 घंटे की आ जाएगी। इस 10 घंटे में अगर आपने ट्रैवल किया तो यह आपकी एवरेज स्पीड है। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसके अंदर हमें डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक डायरेक्शन को नहीं देखेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चलेगी। और अगर एक बॉडी घूम कर वापस वहीं पर आ गई, कि फर्ज करो आप निकले 10 घंटे के बाद वापस घर आ गए, चाहे 10 घंटे ट्रैवल करते रहे, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द एंड क्या है? ज़ीरो। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द एंड ज़ीरो है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? वो ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो जब हम ये कहते हैं ना कि क्लोज पाथ, कि कोई भी हमारे पास क्लोज पाथ है, तो उस क्लोज पाथ के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो फिर आप कहते हैं कि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। और ये हर क्लोज पाथ के लिए बात वैलिड है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि किसी क्लोज पाथ में होगी या किसी क्लोज पाथ में वो नहीं होगी। नेक्स्ट, एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट जो आप सब लोग जानते हो
कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये हर एक के लिए होता है, ये सिर्फ स्पीड वेलोसिटी के लिए नहीं है, इवन अगर आप पावर की बात करो वहां पर भी है। ये कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पास यूनिफॉर्म कंडीशन होती है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो फिर आपके पास एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो सेम हो। अगर वेलोसिटी क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो, तब ये सेम होंगे। तो क्या होने भी चाहिए? यस। कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब हर पॉइंट पे वही है। अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट के एक टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो 90% आए, तो एवरेज वैल्यू भी तो 90 आएगी। इसका मतलब इंस्टेंट हर एक की सेम वैल्यू है, तो एवरेज भी क्या आई, वो सेम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन टाइम 40 सेकेंड है, तो बताएं 1.5 रोटेशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, और जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज 5 मीटर। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो होगी तो बच्चे आपको पता है एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसकी डायरेक्शन क्या बताओगे? तो जब भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब है इमेजिनरी, आप कुछ भी नहीं बता सकते उसके बारे में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा। एक कंप्लीट रोटेशन 40 सेकंड में कवर होती है, तो अगर आपके पास 1.5 रोटेशन हो, 1.5 रोटेशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? अब दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। अब दोनों में से कोई भी चीज़ जीरो के इक्वल नहीं है, ना स्पीड ना वेलोसिटी। तो जब आप स्पीड की बात करोगे कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होगा। तो 1.5 रोटेशन में डिस्टेंस कितना होगा? एक रोटेशन में 2πr और हाफ रोटेशन में πr, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा? टाइम से। और टाइम आपके पास कितना है? एक रोटेशन 40 सेकंड में, तो आधी रोटेशन 20 सेकंड में। ये बात समझ आई है? ये एक रोटेशन का डिस्टेंस, एक रोटेशन का टाइम, ये हाफ रोटेशन का डिस्टेंस, ये हाफ रोटेशन का टाइम। मैंने इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि मुझे टोटल चाहिए ना। अब ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास आ जाएगा 3πr, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 60। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, आपके पास r की वैल्यू क्या है? 5, और डिवाइड किससे होगा? 60 से। 5 × 3 15, तो 15 × 4 60, तो ये आपके पास आ जाएगा π/4, और यूनिट हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, π/4 आपके पास आंसर आएगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और मैं इसको भी उसी तरह से सॉल्व करूंगा कि आपके पास जब पहली रोटेशन हुई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, और अगली रोटेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि हाफ का मतलब होगा बॉडी यहां तक पहुंचेगी, इस जगह तक। टाइम कितना होगा? टाइम तो उतना ही होगा बच्चे कि पहली रोटेशन 40 सेकंड में और दूसरी रोटेशन वो 20 सेकंड में। तो ये टाइम में फर्क नहीं आना, टाइम हमारा वही रहेगा। अब इसमें आपके पास ऊपर आ गया 2r, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हमारे पास 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, और नीचे क्या आ जाएगा? 60। तो आपका आंसर क्या है? 1/6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपके आंसर करेक्ट होंगे। तो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो अगर कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाइम को लिखते ही नहीं है। टाइम तो लिखना है, टाइम तो लगा है। तो पहली रोटेशन के लिए जीरो डिस्प्लेसमेंट 40 सेकेंड, अगली हाफ रोटेशन के लिए 2r डिस्प्लेसमेंट 20 सेकेंड, जैसे ऊपर किया। फिर सॉल्व करें, आंसर करेक्ट होगा। ग्राफिकल हम बात करते हैं कि ग्राफिकल हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो क्या यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी फाइंड हो सकती है? तो आंसर होगा यस। कैसे? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में स्लोप हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन या वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देती है। अगर डिस्टेंस
और टाइम का ग्राफ होगा तो स्लोप हमारे पास स्पीड के इक्वल आएगी। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा तो फिर हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आएगी, वो वेलोसिटी के इक्वल आएगी। ये हमने आगे जाकर टॉपिक पढ़ने भी हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन ग्राफ के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? ये दोनों ग्राफ ड्रॉ हुए हैं, ये यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्यों पता चला, कैसे पता चला यूनिफॉर्म है? क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये पास पेपर का क्वेश्चन, हर साल मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर स्टूडेंट से पूछता हूँ। क्वेश्चन को समझिएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with a speed of 60 km per hour. A car travels from point A to B with a speed of 60 km per hour and then returns back to its initial position with a speed of 40 km per hour. What is the average speed and what is the average velocity? Average velocity पे टाइम वेस्ट ना करें, average velocity 0 मैंने लिख दी है, उसको छोड़ दें। average speed को फाइंड करें। A car travels from point A to B with a speed of 60 km per hour and then returns back with a speed of 40 km per hour. What is the average speed? Average velocity 0 है, उस पर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अब अमूमन जो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं वो क्या करते हैं? अब बच्चे गलती ये करते हैं कि कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो शायद उनको लगता है कि यहाँ पर एवरेज फाइंड करने के लिए आप लोग इन दोनों स्पीड को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 60 + 40 v1 + v2 डिवाइड बाय 2, और आंसर जो मुझे नज़र भी आ रहा है, कुछ बच्चों ने दिया भी है, 50 km/h। यार रखिएगा, ये गलत है। और कई बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, जो होना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, v1 + v2 डिवाइड बाय 2, इसकी कंडीशन है। ये हर जगह फार्मूला अप्लाई नहीं होता कि आप सिंपली स्पीड को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। अभी आपको इसकी कंडीशन पता चल जाएगी और आइंदा आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज़ होना है वो ये होना है 2 टाइम्स v1 v2 ओवर v1 + v2। ये फार्मूला यूज़ होना है। km/h से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऑप्शंस km/h है तो कन्वर्ट नहीं करना हमने। अब यहाँ पर जो v1 है वो 60 है, जो v2 है वो 40 है, और नीचे 60 + 40 आएगा। तो 6 × 4 24, 24 × 2, ऊपर आपके पास आएगा 4800 और नीचे है 100। ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या है इसका? 48 km/h। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्यों? कैसे पता चला कि हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है और दूसरा फार्मूला अप्लाई नहीं करना? बच्चे ये 2 केसेस हैं एवरेज स्पीड के। देखो, अगर तो नॉर्मल बात की जाए कि हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम सिंपली डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर क्वेश्चन था, ना वहाँ डिस्टेंस गिवन है ना वहाँ टाइम गिवन है। तो जब ना डिस्टेंस गिवन है ना टाइम गिवन है, तो फिर 2 कंडीशंस को हमने देखना होता है। अब कंडीशन को समझना भी है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है लेकिन आपका टाइम अनइक्वल है, और दूसरी कंडीशन है जब आपका डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऊपर जो कंडीशन थी, जहां पर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ए पॉइंट से कहाँ गए? बी पॉइंट पे, और फिर बी से वापस ए आ गए। अब मुझे बताएं, जाने और आने का डिस्टेंस इक्वल है अनइक्वल है? जाने और आने का डिस्टेंस इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है। ए से बी और बी से ए फर्क तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपका अगर जाने का जो डिस्टेंस है वो d1 है,
और आने का डिस्टेंस वो d2 है, तो ये इक्वल है। अब जरा टाइम के ऊपर आ जाओ। जाते हुए आप 60 किलोमीटर पर आवर से गए थे, वापसी पे आप 40 किलोमीटर पर आवर पे गए, क्या सेम टाइम लगेगा? जाते हुए स्पीड ज़्यादा है, आते हुए स्पीड कम है, क्या दोनों में टाइम सेम होगा? नो। तो ये कंडीशन है कि जब डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम अनइक्वल हो, तब आपने एवरेज स्पीड का जो फार्मूला अप्लाई करना है वो क्या है? 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इसकी डेरिवेशन भी है, टाइम कभी मिला तो मैं आपको डेरिवेशन भी इसकी बताऊंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंडीशन के साथ फार्मूला अप्लाई करने। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको एक हिंट मिलता है, और वो हिंट कुछ इस किस्म का मिलता है कि एग्जामिनर कहेगा कि जो हाफ जर्नी है, हाफ जर्नी वो आपने 60 किलोमीटर पर आवर से कवर की, और बाकी जो हाफ जर्नी है वो 40 किलोमीटर आवर से की। अब आपको एग्जामिनर बता रहा है हाफ जर्नी, हाफ जर्नी का मतलब क्या? डिस्टेंस इक्वल है, आधा सफर, d/2 d/2। तो ये हाफ जर्नी का जो वर्ड है ये आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब दूसरी तरफ आ जाए, जहाँ डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल है। अब इस एग्जाम्पल को समझना है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट। आपने पहले 1 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर एक डिस्टेंस कवर किया जिसको मैं नाम दे रहा हूं d1 का। कितनी स्पीड से? फर्स्ट करो आपकी स्पीड v1 थी, और जो नेक्स्ट आपका 1 घंटा है उसमें आपने स्पीड बढ़ा दी। क्या आप लेट हो रहे थे? आपने स्पीड बढ़ा दी, और अब आपकी जो स्पीड है वो v2 है, और v2 v1 से ग्रेटर है। अब मुझे बताएं, क्या दोनों में डिस्टेंस आप इक्वल कवर करेंगे? जब आप पहले स्पीड आपकी कम थी पहले घंटे में, और दूसरे घंटे में आपने स्पीड बढ़ा दी, क्या डिस्टेंस आप इक्वल कवर करेंगे? नो। अगर पहले आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है कि आपने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया। आपने स्पीड 120 कर दी, इसका मतलब अब आपने उसी घंटे में नेक्स्ट वाले में 120 किलोमीटर कवर किया। तो दूसरी कंडीशन जो होती है वो आपको कुछ इस किस्म की एग्जाम्पल से एग्जामिनर बताएगा, हाफ टाइम, कि हाफ टाइम में आपकी स्पीड ये थी और अगले हाफ टाइम में आपकी स्पीड ये थी। तो ये जो हाफ टाइम का वर्ड है ये आपको इक्वल टाइम का बताता है। जैसे हम कहते हैं ना हॉकी या फुटबॉल में हाफ टाइम हो गया, तो वो टाइम इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हुए हैं। तो जब आपके पास कंडीशन ये हो कि आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल ना हो और आपका टाइम इक्वल हो, तो फिर आप एवरेज स्पीड का फार्मूला ये अप्लाई करते हो, जो हर बच्चा कोशिश करता है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दे, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता। तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया कि कब पहला अप्लाई करना है, कब दूसरा। फौरन से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर दोनों इक्वल ना हो, अगर दोनों इक्वल ना हो फिर बच्चे डाटा गिवन होगा, फिर आप टोटल डिस्टेंस अलहदा फाइंड करोगे और टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो पहला केस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये तब अप्लाई होता है जब आप कहोगे डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है और आपका टाइम भी इक्वल नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर डाटा ज़्यादा गिवन होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरे में डिस्टेंस कैसे इक्वल है? आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है और फिर आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है। अब जरा इसको रीड करें, आप खुद कह रहे हो 100 किलोमीटर पहले घंटे में 1 पर आवर, और फिर कह रहे हो 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपका टाइम इक्वल है लेकिन आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो दूसरे के अंदर आपने टाइम इक्वल कंसीडर किया लेकिन आपका डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो सकता। जब आप पहले घंटे में कम स्पीड रखते हो तो कम फासला कवर करोगे, अगले घंटे में स्पीड बढ़ा दोगे तो ज़्यादा फासला कवर करोगे। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, ये तो 2 इंटरवल्स के लिए है, अगर एक तीसरा इंटरवल भी होता, ए से बी, बी से सी, फिर 4 इंटरवल होते, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर क्या करते? तो फिर मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आपके पास n इंटरवल्स हों तो फिर इनके फार्मूलाज क्या होंगे। मतलब चाहे 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले का शॉर्टकट ये है, n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, जितने भी इंटरवल्स हैं ऐड करते जाओ, उनकी वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये इसी से ड्राइव हुआ है कि आप यहाँ पर 1/v1 और 1/v2 इसको लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, n की वैल्यू 2 क्योंकि 2 इंटरवल है, आपका आंसर आ जाएगा।
और दूसरे का शॉर्टकट तो खैर बहुत आसान है कि अगर आपके पास n इंटरवल्स हैं तो सबको ऊपर ऐड करो जैसे एवरेज लेते हो, और नीचे नंबर ऑफ इंटरवल्स से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ये दो केसेस समझ आ गए कि कब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको पता चलता है, अब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो आपको उससे आइडिया हो जाता है। आज का लास्ट पॉइंट कंसोलिडेशन क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कल देंगे। अभी सॉल्व करना चाहें अभी करें, लेकिन आंसर इसका हम कल ही डिस्कस करेंगे। कल डीपीटी नहीं होगी, अभी हमें स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं एक कंबाइंड डीपीटी करूँगा। कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग जो भी क्लास होगी, अगर कल हुई तो कल अनाउंस भी हो जाएगा, अगर डीपीटी हुई उसका भी अनाउंस हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v2 स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज। स्टेटमेंट को पढ़ें कि गाड़ी ने 2/5 डिस्टेंस, टोटल का 2/5 की बात हो रही है कि अगर आपने 5 टोटल पार्ट कर दिए तो 2/5 v1 स्पीड से कवर किया और 3/5 डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया, तो बताएं आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि आपका जो आंसर आएगा वो v1 और v2 की फॉर्म में आएगा। तो जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो v1 और v2 की फॉर्म में करनी है, तो आपका आंसर v1 और v2 की फॉर्म में मैं यहाँ लिख भी दूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया हो। इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2 आपका आंसर इसमें होना चाहिए, और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो क्योंकि गिवन ही नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर भी उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में होगा जो आपको गिवन है।